चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है जी, राइट। और हम उसमें क्या करेंगे, मेजर टॉपिक देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है, फैराडेज लॉ है, राइट, और नर्स इक्वेशन आ जाएगा उसके अंदर, शी आ जाएगा, बैटरीज। बैटरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा ही जाएगा। मतलब आप लेके चलिए कि वहाँ पे, मतलब वो टॉपिक ऐसा है कि जिसमें मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट करोगे, 5 मार्क क्वेश्चन जो है वो भी आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इजी सा चैप्टर है ये, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसमें पूछा जाता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे आने वाले हैं। वो तो वो सारे टाइप के, किस किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। मैंने इसकी पूरी एक न्यूमेरिकल्स पे पूरी वीडियो है, तो मैं आज भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि थ्योरी पार्ट हमारा नहीं हुआ था, तो थ्योरी पार्ट में हम लोग फोकस करेंगे। जिसको न्यूमेरिकल करने होंगे तो वो हम लोग वहाँ पे वापस से डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कंडक्टर्स हैं, इसके ऊपर कंडक्टर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। वन इज़ द मेटालिक कंडक्टर, राइट। मेटालिक कंडक्टर में क्या होएगा, जो मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, दे ऑल आर मेटालिक कंडक्टर्स। एंड उसमें कंडक्शन जो है वो हमारी दो चीज़ें होती है, वन इज द कर्नल और दूसरी चीज़ ही क्या होती है हमारी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, ठीक है जी। और इसकी जो कंडक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मेटल के ऊपर, किस पोजीशन पे हमारा वो मेटल प्लेस है इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक और फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम किसी भी मेटल का इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करती है, ठीक है जी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टेंस डिक्रीज करती है। उसके बाद आती है एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। पहले इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस जिनको हम पानी में उसके एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो दे गेट डिसोसिएटेड इनटू आयंस, ठीक है। हो सकता है वो थोड़े आयंस बनाए या वो बहुत सारे आयंस बनाए। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारे आयंस दे रहा है इन द सोल्यूशन तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और अगर वो बहुत थोड़े से आयंस दे रहा है इन द सोल्यूशन तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसको इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को किसी मतलब सर्किट में लगाते हैं तो उसकी वजह से करंट कंडक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। और वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किस चीज पे रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज आयंस। उन आयंस की वजह से कंडक्शन हो रहा था। मेटल्स में जैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और कर्नल्स तो खैर वहीं पड़े रहते हैं, बट मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन समझ में आ गया। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो भी क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होगा, विच प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन, क्लियर है। उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट भी आप लोगों को क्लियर हो गया। क्या हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कशन किया। एक चीज आती है दैट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। अब ये अल्फा क्या बताता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, नंबर ऑफ आयंस, number of molecules which splits into ions upon total number of molecules taken, क्लियर हुआ। अल्फा कितने हमने कितने आयंस वहां पे प्रोड्यूस हुए और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हमने वहां पे यूज किए थे, दैट इज द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, राइट। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन वन एंड द सेम थिंग। अब किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, किस किस फैक्टर के ऊपर जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, factors on which electrolytic
कंडक्टेंस डिपेंड। फर्स्ट जो है दैट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रांग होएगा तो वो ज्यादा कंडक्ट करेगा, वीक है तो वो कम कंडक्ट करेगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, उसके बाद जो हमारा है दैट इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या होगा, अगर वो पोलर नेचर का हुआ फिर तो वो डिसोसिएट कराएगा आयंस में, अगर वो नॉन पोलर हुआ तो वो डिसोसिएट नहीं कराएगा इन द सॉल्यूशन। उसके बाद थर्ड इज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या होगा, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होएगी तो आयन की जो मूवमेंट है वो स्लो होने वाली है। विस्कोसिटी ज्यादा होएगी तो उसकी मूवमेंट क्या होएगी, स्लो होएगी, जिसकी वजह से कंडक्शन भी क्या होएगा, कम होने वाला है। नेक्स्ट इज द सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि वहां पे हमने जैसे ही वो उसे आयंस में डाला, मतलब पानी के अंदर डाला। अब सपोज करो, एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, एक आयन मेरे पास Na+ था और एक मेरे पास Li+ था, किसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, Li+ का सॉल्वेशन ज्यादा होएगा। क्यों, देखो यहां पे सोडियम आयन था, एक ही पॉजिटिव साइन जो है उसके ऊपर बिखरा हुआ है। लिथियम का साइज क्या है, छोटा है, तो यहां पे जो मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव चार्ज का वो ज्यादा रहेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसका हाइड्रेटेड आयन क्या होगा, हाइड्रेटेड आयन साइज बड़ा होएगा, जिसकी वजह से ये स्लोली मूव करेगा। दैट इज नोन एज सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस। नेक्स्ट वी हैव डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे क्या होएगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कंडक्शन जो है वो डिक्रीज करेगी। एंड नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्शन इंक्रीज करेगी, कंडक्शन इंक्रीज करेगी। वाई, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्शन इंक्रीज करेगी, वाई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है इसीलिए, राइट, कंडक्शन एनर्जी जो है वो हमारी इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद कुछ कंसेप्ट से हमारे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के, होपफुली वो आप लोगों को आते होंगे, ठीक है, तो वो मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं आप लोगों के साथ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है भाइयों बहनों, 4 कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या होते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट इज द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जहां पे मेरा ऑक्सीडेशन होएगा उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट बोल देते हैं। जहां पे हमारा रिडक्शन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, गेन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जहां पे मेरा रिडक्शन हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग कोई किसी भी कंसेप्ट, सिर्फ एक कंसेप्ट की बात करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, राइट। अब हम यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जहां पे हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी हमारे घर में बैटरीज यूज होती है, चाहे आप रिमोट में यूज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपके वॉचेस में चल रही है, तो वो सारी की सारी क्या है, हमारी बैटरीज हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपने कभी किसी सेल को तोड़ेंगे तो उसमें से कुछ कंपाउंड सा निकलेगा ब्लैक कलर का और उसमें एक रॉड निकलेगी, तो वो आप जब आप बैटरीज वाला पार्ट खुद से करेंगे तो आपको वो खुद से करना है। दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, करोजन एंड बैटरीज। वो टॉपिक भैया प्लीज करके जाइएगा, उसमें से मार्क्स मतलब फ्री के नंबर हैं यार, वो
ठीक है जी, और उसे अच्छे से एक बारी करके जाना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग आने वाली है नहीं वैसे इसमें, मैं आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ बताने वाला हूं। यहां पे क्या क्वेश्चन बनेगा, यहां पे हमने क्या लिया है, दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड। ठीक है, याद करने के लिए LOAN, L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड एंड N फॉर नेगेटिव। ये याद रखने के लिए है, गड़बड़ मत करना। सपोज करो मैंने यहां पे जिंक रॉड लिया, ये मेरा कॉपर रॉड था, यहां पे मैंने 1M CuSO4 सोल्यूशन ले लिया, यहां पे मैंने 1M ZnSO4 सोल्यूशन ले लिया। अभी करना क्या है यहां पे भाइयों बहनों, ये एक रॉड था, यहां पे सेल काम करता रहेगा, सबको आई गेस क्लियर होगा ये कैसे सेल काम करता है। तो इस सेल की वर्किंग के ऊपर भैया कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, यहां पे मुझे तो नहीं लग रहा है ना, पता नहीं लास्ट टाइम कब देखा था मैंने इसके ऊपर सेल, तो इसकी वर्किंग के ऊपर कोई सेल नहीं आएगा। एक क्वेश्चन जो आता है दैट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी टाइम से नहीं देखा है, बट आप ये क्वेश्चन कर जाइएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इट इज अ यू शेप ट्यूब in which a solution of a particular salt is prepared in agar। ठीक है, ये तो इसका हो गया, बना हुआ है। कि फंक्शन की बात करते हैं, इट हेल्प्स टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। ठीक है जी, इट कंप्लीट्स द इनर सेल सर्किट। इट कंप्लीट्स द इनर सेल सर्किट। ठीक है जी, इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करेगा। आउटर जो सर्किट था दैट इज कंप्लीटेड बाय दिस कॉपर वायर। इनर सेल जो सर्किट है वो कौन कंप्लीट कर रहा है भैया, सॉल्ट ब्रिज करेगा। ठीक है, थर्ड, इट prevents the transference of one electrolyte to another। one electrolyte to another half cell। ठीक है जी, तो ये तीन जो हैं इसके फंक्शंस हो गए। बस अब एक क्वेश्चन यहां पे एक और बनता है, ये सारी चीजें किया, यहां पे इसने एक वोल्टेज प्रोड्यूस किया बेटा, यहां पे इन्होंने क्या किया, एक वोल्टेज प्रोड्यूस की, कुछ भी वैल्यू प्रोड्यूस किया। उसका फॉर्मूला था E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन आएगा यहां पे E0 सेल था, E कैथोड माइनस E एनोड, राइट। अब E कैथोड कौन सा होएगा, ये वाला राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला एनोड हो गया। यहाँ पे वैल्यूज गिवन होंगी, आपने निकाल देनी है। अब सपोज करो किसी, है ना, कोई मेरे जैसा था जिसे वैल्यू ही नहीं पता यार कौन सा कैथोड होएगा, किसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं है, नीचे से हम कैसे करते थे नहीं याद है ना, आप लोगों को भी शायद ही याद होगी। तो उसके लिए एक ट्रिक है, अगर जिसकी वैल्यू, जिस E0 की M+N से M की वैल्यू मोर होगी, दैट विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है, जैसे सपोज करो हमें यहां पे इन्होंने ये सेल नहीं बना के दिया, उन्होंने बोला कि E0 जिंक +2 जिंक जो था उसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट्स, और E0 Fe+2 Fe की वैल्यू गिवन है -0.44 वोल्ट्स, राइट। अब इन दोनों में ज्यादा वैल्यू किसकी है, आयरन वाले की, तो आयरन विल एक्ट एज कैथोड और ये एनोड हो जाएगा। क्लियर हुआ, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड की तरह एक्ट करने वाला है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, कैथोड एंड एनोड। इसका वैल्यू निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, E0 सेल विल बी इक्वल टू -0.44 माइनस -0.76, कितना आ जाएगा, +0.32 वोल्ट्स। E0 सेल विल बी इक्वल टू 0.32 वोल्ट्स। क्लियर है। अब ये तो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा था। अब ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, जब मैं क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने वाला हूं,
अब उसने बोला कि अगर मैं एक यहां पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा देता हूं और इसकी जो एक्सटर्नल पोटेंशियल मैंने लगाया ई एक्सटर्नल, अगर ये इक्वल टू 0.2 वोल्ट्स है, ध्यान समझिएगा बेटा, अगर इसकी पोटेंशियल 0.2 वोल्ट्स है, क्या ये सेल वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा? क्या ये मतलब यहां पे रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हुआ, जो सेल का पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर, ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल, तो सेल जो है काम करेगा, वर्किंग अपनी करता रहेगा, मतलब करंट विल पास थ्रू इट, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। अगर ई नॉट सेल इक्वल टू ई एक्सटर्नल हो गया तो वहां पे क्या होगा, नो करंट विल फ्लो। अब तीसरा एक और एग्जांपल लिया, ई नॉट सेल लेस देन ई एक्सटर्नल हो गया तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या करेगा, कोई सेल मतलब इसके थ्रू जो रिएक्शन हो रहा है दैट विल बी रिवर्सिबल। रिएक्शन जो हो रहा था हमारा यहां पे वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। कॉपर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, यहां पे लूज करना शुरू कर देगा। रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नेचर का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहां पे। समझ आ गया भाइयों बहनों, क्लियर है? तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो बतानी थी यहां पे। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज भी कर लिया है। इसके बाद हमने यहां पे डिस्कस करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? डेफिनेशन है यहां पे, थ्योरी में क्वेश्चन जो है पूछ सकता है मोस्टली यहां पे इस पूरे चैप्टर में, जहां पे मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम जो है न्यूमेरिकल ही गिवन है। आई गेस 90% जो है इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही हैं, ठीक है। तो चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस। यहां पे हमने सपोज करो कॉपर लिया, कॉपर +2 था, यहां पे इन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और अंदर क्या हो गए, कॉपर +2 आयंस पड़े हुए हैं। तो यहां पे पोटेंशियल जनरेट हुआ, पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हमने यहां पे कंडीशन स्टैंडर्ड रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा भैया हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ आया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फाइन। अब एक अच्छी बात यह है कि हम इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, शी का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी यूज शी। क्लियर हो गया? अब जो शी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसे हम NHE भी बोल देते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है भैया, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इट कैन एक्ट both as cathode as well as anode. Its potential is taken as 0. Its potential is taken as 0. अगर ये एनोड की तरह काम करता है, अब एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हाइड्रोजन जो है वो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये कैथोड की तरह एक्ट करता है तो इसमें क्या होगा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस यहां से क्या है, इवॉल्व कर जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये जो है कंडीशंस हैं इसकी। बाकी ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड।
ठीक है। उसके बाद आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल। ईएमएफ क्या होता है? दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज एक सेल जो प्रोड्यूस कर सकता है व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब ओपन स्टेट में जो रहेगा दैट इज द ईएमएफ। बट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? जब वो कनेक्टेड फॉर्म में होता है तो वहां पे जो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड या दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, और जो सेल पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम रहेगा उससे, लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है। ईएमएफ जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करंट, और पोटेंशियल जो है पोटेंशियल डिफरेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ स्टेडी करंट। ठीक है जी। ईएमएफ को हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। राइट। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है भाइयों बहनों, यहां पे हमने मेजर जो चीज करनी है दैट विल बी द नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन हमारे आएंगे। उसके ऊपर बेस्ड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस कराएं। आज हम बहुत थोड़े से ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट कुछ एक न्यूमेरिकल जो है हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। अब नर्स्ट इक्वेशन जो है वो दो कब यूज करते हैं? नर्स्ट इक्वेशन हम कब यूज करने वाले हैं? व्हेन, जब हम कंडीशंस बिल्कुल ऑड कर देंगे। अभी हमने ई नॉट सेल निकाला था। ई नॉट सेल क्या था? उसमें कंडीशन टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट था, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे था, प्रेशर जो था वो 1 atm था, और जो कंसंट्रेशन था जो हमने अभी मैंने बनाया था, आपने देखा होगा मैंने वहां पे 1m ZnSO4 लिया था और 1m CuSO4। जो कंडीशंस थी वो स्टैंडर्ड थी, 1m लिया था। इफ कंसंट्रेशन इज अदर देन 1m तो हम लोग क्या यूज करेंगे? नर्स्ट इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। ठीक है जी। व्हेन कंसंट्रेशन इज अदर देन 1m, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही फैक्टर के लिए बोला गया है दैट इज कंसंट्रेशन। ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई हाफ सेल है उसका ई सेल निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन m प्लस n। क्लियर हो गया? ये हाफ सेल के लिए हो गया। अगर वो कंप्लीट सेल के लिए बोलता है तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log एनोड अपॉन कैथोड। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा भाइयों बहनों, अब इस टाइप के क्वेश्चन में वो एक क्वेश्चन देता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल में इसका कंसंट्रेशन 2 टाइम्स करता हूं या उसको 1/10 कर देता हूं, क्या उसका सेल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? क्लियर हुआ? तो वो आपको वैल्यूज पुट करके इसे सॉल्व करके, मतलब सिंपल वैल्यूज में आएगा। ठीक है। लेट्स सपोज आगे ये दिया हुआ था, अगर उसने बोला कि मैं इसकी वैल्यू को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या उसका सेल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? सपोज करो उसने कंसंट्रेशन दिया हुआ था 0.01 m। ठीक है। m प्लस n का कंसंट्रेशन हमें कितना दिया है? 0.1। अब वो बोलता है कि इसको 10 टाइम्स कर देते हैं, तो m प्लस n को उन्होंने बोल दिया 10 टाइम्स किया तो 0.1 m हो गया। तो उसकी वजह से इसके ई नॉट में कोई चेंजेस, कितना चेंज आएगा? वो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा? इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेगा वो। ठीक है। अब इसको यहां पे 0.1 यहां पे आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा? log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ई नॉट बाय, अदरवाइज यहां पे क्या आ रहा था? log 100। तो वो ज्यादा माइनस हो रहा था, यहां पे log 1 आया तो उसकी वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हो गई, जो वो पहले प्रोड्यूस कर रहा था। समझ आया? क्लियर है? इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अभी हम लोग करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। हाफ सेल वाले भी करेंगे। हाफ सेल वाले बहुत थोड़े से हैं, रेयर है, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक में कोई है भी नहीं शायद क्वेश्चन। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है, अगर आप देखो, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। Mg सॉलिड था, वो 2Ag प्लस में गया, 0.000001 m दिया हुआ है, गिव्स Mg प्लस 2, और Mg प्लस 2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1330 m एंड 2Ag। कैलकुलेट इट्स ई सेल इफ ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है हमें 3.17 वोल्ट्स।
सारी चीजें हमें यहाँ पे गिवन थी। ई नॉट सेल इन्होंने दे दिया हमें, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट्स, राइट। और रिएक्शन हमें दिया हुआ है, mg सॉलिड था, उसने 2Ag प्लस में कन्वर्ट हुआ 0.0001 m विच गिव्स mg प्लस 2, और उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.130 वोल्ट प्लस 2Ag सॉलिड। क्लियर है। अब जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया वो भैया वो कंसंट्रेशन है, उसमें वहां पे वैल्यूज पुट मत करके आना कि इसके ई नॉट की वैल्यू ये गिवन है, वहां पे आप वैल्यू पुट कर रहा हो, गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कर दे गड़बड़, जिन्हें यही नहीं होता। भैया प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको पता होगा कौन सी चीज कहां पे। जो लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ के जाते हैं, वो जो सोचते हैं कि पढ़ने से मेरा न्यूमेरिकल हो जाएगा, तो नहीं होएगा। 100% है कि अगर आप पढ़ के जा रहे हो न्यूमेरिकल, आपका पढ़ने से न्यूमेरिकल नहीं होएगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री में समझ लेना, फिजिक्स में तो एप्लीकेबल है ही है। ठीक है, जो सोच रहा है कि फिजिक्स में बस न्यूमेरिकल देख के जाऊंगा हो जाएगा, नहीं होएगा भाई, 101% बोलता हूं नहीं होएगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़े से दिन रह गए हैं। यहाँ पे ई नॉट सेल की वैल्यू पुट कर दी 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन n। अब मैग्नीशियम ने मैग्नीशियम प्लस 2 पे गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे उसने, Mg प्लस 2 पे गए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे। यहाँ पे 2Ag प्लस था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और ये कन्वर्ट हो गया 2Ag सॉलिड में। तो ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए। लॉग एनोड की वैल्यू कौन सी है, अभी एनोड का थोड़ा समझ नहीं आ रहा। मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो इट विल बी एनोड, और यहां पे इसने गेन किए हैं तो कैथोड। ठीक है जी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया था ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा था, एनोड पे, तो एनोड आ जाएगा, कैथोड आ जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 0.130 अपॉन 0.0001। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, हुआ क्या, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स 1 है और यहां पे सिल्वर के कितने मोल्स हैं 2, तो यहां पे हम इसकी पावर 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो अब जो लॉग की वैल्यू है वो वहां पे गिवन होगी हमें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लॉग 0.130 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, इसको भी डेसिमल हटा देते हैं, इसको 13 बना देते हैं, तो 10 रेज़ टू पावर 2 कर देते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा ई सेल विल बी इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 13 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। अब ये कैसे सॉल्व होएगा, log m इंटू n दैट विल बी इक्वल टू log m प्लस log n। log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, यहां पे हमने किया ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 log 13 प्लस 6 log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है जी, क्लियर है। log 13 की वैल्यू वहां पे आपको गिवन होगी 1 पॉइंट समथिंग होगी, और इससे आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, log का वैल्यू जो रहेगा वो आपको गिवन होएगा वहां पे, log 13 होएगा, log 10 की वैल्यू नहीं गिवन होएगी, तो log 13 6 log 10 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.1146 आता है लेट से। इसको 0.0295 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3.17, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स टू बी 2.96 वोल्ट्स आएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व करने पे 0.21 आता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं वो एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में भी आप गलती कर सकते हो, एक और जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ उस टाइप में भी बच्चे जो हैं गलती करते हैं। तो भाइयों लॉग टेबल, लॉग की जो वैल्यूज हैं वो हमें गिवन होंगी वहां पे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं जहां पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है गलती करते हैं, उसको आपने नहीं करना है।
ठीक है, वही क्वेश्चन जो है वही रिपीट नहीं करना है, जिसकी वजह से आपका 3 नंबर चला जाए। ठीक है, ज़्यादातर टीचर्स डालते भी वही हैं ताकि वो कंफ्यूज हो सके। ठीक है, अभी देखिए जरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमें, एक क्वेश्चन दिया गया है 2Cr सॉलिड प्लस 3Fe प्लस 2 0.1 m, it gives 2Cr plus 3 0.01 m प्लस 3Fe। ये इक्वेशन हमें गिवन था। अब उसके बाद उसमें बोला कि ई नॉट जो वैल्यूज है वो दो हमें गिवन है, ई नॉट Cr प्लस 3 टू Cr जो है दैट इज माइनस 0.774 वोल्ट्स, और ई नॉट Fe प्लस 2 टू Fe की वैल्यू गिवन है माइनस 0.44 वोल्ट्स, राइट। अब कोई भाई मेरे जैसा है, यहां पे कैथोड कौन सा होएगा, इन दोनों में से कैथोड कौन से वाला होने वाला है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, तो दिस विल बी द कैथोड। ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, खत्म। अभी अपने को ई नॉट सेल निकालने का है, तो ई नॉट सेल क्या आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, माइनस 0.44 माइनस माइनस 0.76, 0.30 वोल्ट्स आ गया ई नॉट सेल, राइट। अभी आपको कैथोड एनोड भी पता लग गया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, आ जाएगा। अब यहां पे एक ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्रोमियम जो था वो Cr प्लस 3 में कन्वर्ट हुआ बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, Fe प्लस 2 जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। जब हमने रिएक्शंस करी थी तो दोनों रिएक्शंस में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। तो इस इक्वेशन को 2 से और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे कितने हो जाएंगे, 6। ये बच्चे गलती कर जाते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड। ई सेल कितना हुआ 0.3, सॉरी ई सेल तो हमें निकालना है, ई नॉट सेल कितना हुआ 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग एनोड कितना है भैया हमारा, यहां पे कौन सा है एनोड, क्रोमियम वाला। क्रोमियम का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 0.01 रेज टू पावर 2 एंड 0.1 रेज टू पावर 3। ठीक है, नंबर ऑफ मोल जरूर लिखने हैं यहां पे। ये चीज, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे गड़बड़ करते हैं, और यहां पे जो इसकी पावर लिखनी है वो नहीं लिखते हम लोग। अगर ये हमने सारा कुछ लिखा हुआ है तो काम बन जाएगा, यहीं पे ही गलतियां होनी है। अब वैल्यू पुट कर दो भैया, आंसर निकल आएगा। ठीक है, यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, तो भैया ये गलती जो है प्लीज मत करिएगा। ऐसा ना हो आपको आती आती चीज और आप वहां पे अपने मार्क्स गवा के हैं। नहीं, अप्रॉक्स नहीं लेना है, आप उसे राउंड ऑफ नहीं करोगे। अगर आप राउंड ऑफ करोगे या अप्रॉक्स लोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। डोंट डू सच थिंग्स। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल है, डायरेक्टली फॉर्मूला है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करिएगा। यूजली क्वेश्चन नहीं मिलते हैं उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्म नर्स्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई थ्योरी नहीं है, जैसे एक फॉर्मूला ही है और डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं। और फॉर्मूला होएगा देखो, जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में आ गया तो उस केस में वो जो सेल था ई सेल जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 0, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम में आ गया तो भैया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रही है, तो सेल क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा, है ना। ई सेल कैसे निकलता है, देखो ई सेल को समझिए, हमने एक सेल डाला है ना किसी चीज में, बैटरी में डाला या घड़ी में डाला, वो कुछ टाइम तक तो बढ़िया काम करेगा। जब उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी तो वो क्या करेगा, घड़ी तो चल रही है बट वो स्लो चल रही है। क्लियर हुआ। तो उस केस में ई सेल विल बी इक्वल टू 0, रुक गया, विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब लॉग ये क्या हो जाएगा, केसी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे उठा के इधर ले गए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग
Kc, दिस इज द फॉर्मूला। समझ आ गया जी? ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला है लॉग केसी। लॉग केसी निकालना आ जाता है कि भैया लॉग केसी की वैल्यू बताइए। अब लॉग केसी की वैल्यू क्या होगी, वो पूछेगा ही लॉग केसी की वैल्यू निकाल के बताओ। n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, बता दो। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आप इसे बता देंगे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। इसकी भी कोई थ्योरी नहीं है, इसका भी सिंपली न्यूमेरिकल जो है आएगा। अभी हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, नर्स इक्वेशन का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। एनसीईआरटी का एक सॉल्ड एग्जांपल है, वही करा रहा हूं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन कॉपर प्लस 2Ag प्लस गिव्स कॉपर प्लस 2 एंड 2Ag। ई नॉट सेल वैल्यू हमें गिवन है 0.46 वोल्ट्स। रिएक्शन हमें गिवन है कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag, इट विल गिव अस कॉपर प्लस 2 सॉलिड। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू इन्होंने दे दी हमें 0.46 वोल्ट्स, 0.46 वोल्ट्स, राइट, बिल्कुल। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, ई नॉट सेल 0.46, दैट विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग के सी। इसको सॉल्व करोगे लॉग के सी विल बी इक्वल टू 15.6 आ जाता है। आंसर याद है मुझे, ठीक है। तो लॉग के सी 15.6 आ गया। अब हो सकता है वो एंटी लॉग की वैल्यू दे। अब देखो यहां पे आपको प्रेडिक्ट करना होगा, ऑब्जेक्टिव में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अभी एंटी लॉग तो टेबल अपन को नहीं मालूम, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स हमने नहीं किया। तो दैट विल बी इक्वल टू के सी एनीथिंग रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 15 आ जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो 10 रेज टू पावर 15। देखो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे डिजिट होएंगे ना, जो भी नंबर होएगा वो 10 रेज टू पावर चला जाएगा। यहाँ पे कुछ भी होएगा उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे x जो भी आएगा डाल देना, वहां पे 10 रेज टू पावर 15। अगर ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये क्वेश्चन पूछा आंसर बता दो, तो आप कौन सा बताओगे, 15 क्या होएगा, 10 रेज टू पावर 15 वाला जो है आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको आने हैं, तो उसमें भी वो पूछ सकता है। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आने वाले हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहां पे। आप ये एक्सपेक्ट ही मत करोगे यार मुश्किल क्वेश्चन आना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को, सॉरी एक चीज रह गई हमारी, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भैया। ABC से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आया, उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ABC। ज्यादा न्यूमेरिकल्स मैं दूसरे वाली वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ। क्या हुआ, एक किसी सेल को रिप्रेजेंट करना है ABC, मतलब क्या हुआ, A पे एनोड आ जाएगा, B से ब्रिज एंड C से कैथोड। अब लेट्स से कोई भी एक एलिमेंट था, लेट्स से जिंक वाला मेरे को बनाना है, जिंक था, जिंक सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे ब्रिज पैरेलल लाइंस आ गई, यहां पे कॉपर +2 था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में। इस तरीके से हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आया? उसके बाद गिब्स एनर्जी के लिए 2 फॉर्मूले बनते हैं भैया हमारे, दोनों फॉर्मूले बड़े अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी कौन सी होती है, एनर्जी विच इज यूज टू डू द यूजफुल वर्क, है ना, एनर्जी विच इज यूज टू डू द यूजफुल वर्क। क्लियर है? अब इसके ऊपर 2 फॉर्मूले बनेंगे हमारे, कौन कौन से हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log KC। अब आपको ध्यान रखना है भैया कौन से वाला फॉर्मूला आपने यहां पे यूज करना है। क्लियर है? कौन से वाला फॉर्मूला जो है आपने यूज करना है log KC में। ई नॉट सेल दिया हुआ है तो ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला लगा देना, log KC के दिया हुआ है तो ये निकाल देना। समझ आ गया? ज्यादातर जो है ये वाला फॉर्मूला हमें लगता है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, F इज द फैराडे, 1 फैराडे का वैल्यू क्या होता है 96500 कूलम्स।
ई नॉट सेल आपको मालूम ही है। आर अगर हम यहां पे बात करते हैं आर की, तो आर क्या वैल्यू क्या होएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि आर जो है वो एनर्जी की टर्म्स में है, ठीक है। डेल्टा जी इज गिब्स एनर्जी, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है। चलिए इसके ऊपर बेस्ड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन दिया गया है जो एनसीईआरटी सॉल्ड एग्जांपल है और पेपर में भी पूछा गया है। अब देखो एक क्वेश्चन 2019 में आया, उसने बोला कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग के सी। लॉग के सी की वैल्यू निकाल दी। उसने क्या किया, यहां पे लॉग के सी तक आके वैल्यू निकाल दी, ठीक है। कहां गया भाई क्वेश्चन, हाँ ये रहा। कैडमियम का था, जिंक का था, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग जी नॉट निकालना है और के सी भी निकाल दिया। अभी हम डेल्टा जी नॉट वाला क्वेश्चन कर रहे थे, दोनों क्वेश्चन कर लेंगे हम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। इन्होंने बोला डेल्टा जी नॉट भी निकालिए और केसी भी निकालिए। सेल हमें गिवन है, क्वेश्चन गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, रुक जाए यार। 21 CD+2 to zinc, it will be converting into zinc+2 and CD solid, ठीक है। यहां पे E नॉट CD+2 टू CD की वैल्यू गिवन होएगी एंड E नॉट Zinc+2 टू Zinc जो है वो हमें होता है, वो होता है हमारा -0.76 वोल्ट्स। कैडमियम का वैल्यू हम लिख देते हैं यहां पे, दैट इज -0.403 और 76 3 डेसिमल तक गिवन है, मैं 763 वोल्ट्स, 763 वोल्ट्स। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ई नॉट सेल निकालते हैं। अभी मेरे को कैथोड एनोड निकालने में फिर से गड़बड़ आ गया। कौन सा कैथोड होएगा, विच विल बी द कैथोड, कैडमियम कैथोड होएगा भैया, इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ई नॉट सेल निकल आएगा भाइयों बहनों। ये वाला फॉर्मूला एक जगह नहीं चलेगा, याद रखिएगा, एक जगह ये फॉर्मूला नहीं चलेगा हर जगह। अभी तो चल रहा ना, जहां पे वो पूछेगा कि प्रेडिक्ट ये सेल काम करेगा या नहीं करेगा। मैंने दूसरे वाले वीडियो में क्वेश्चन कराया है, अभी तक तो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहां पे तो हमें मालूम है कि सेल काम कर ही रहा है। अगर वो बोलेगा कि ये सेल काम करेगा या नहीं करेगा, तो मुझे भैया वहां पे देखना पड़ेगा। वहां पे ऐसा मत करिएगा कि हाँ सर ने बोला था कि ज्यादा वाला कैथोड होएगा, नहीं, वहां पे नहीं। अगर उसने पूछा कि ये सेल वर्किंग में है, क्या ये सेल फिजिबल है, उस केस में नहीं करना है कैथोड बनाना, उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, अदरवाइज यहां पे चल जाएगा। तो ई नॉट सेल गिवन है, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा भैया हमारा, कैथोड माइनस एनोड, तो -0.403 -763 0.36 वोल्ट्स आ रहा है हमारा ई नॉट सेल। क्लियर है, सही निकाला भाइयों, ओके 0.36 वोल्ट्स आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। हमें दिया गया डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो डेल्टा जी विल बी इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, कैडमियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे थे और यहां पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो एन की वैल्यू 2 आ गई, -2 इंटू 96500 इंटू 0.36। सॉल्व कर लेंगे इसे, 965 इंटू 72, ये कितना आ गया डेल्टा जी, 69.47 किलो जूल पर मोल।
ठीक है जी, क्लियर है, ये हमारा आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इसने पूछा लॉग के सी की वैल्यू निकालनी है। लॉग के सी यहां से आ जाएगा। डेल्टा जी की वैल्यू मालूम है, इसे ऐसे ही रहते हैं 69470 इक्वल टू -2.303 आर 8.314। टेम्परेचर इन्होंने गिवन होएगा हमें, नहीं गिवन है, टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेंगे। और सी लॉग के सी, क्या कह रहे हो सर? किसी से भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड लेंगे हम, ठीक है। लॉग के सी की वैल्यू निकाल दीजिए, माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो इट विल बी 69470 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। जरा इसे सॉल्व करिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है। ठीक है जी, तो दोनों तरीके से फॉर्मूला निकाल सकते हो आप। एक और फॉर्मूला था हमारे पास, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। आप इस वाले से भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, इस वाले से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो आप कोई भी मेथड जो है यहां पे चूज कर सकते हो टू फाइंड आउट द के सी, वैल्यू ऑफ के सी। अब उसके बाद अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है दैट इज द नेक्स्ट टाइप जो है हमारा टॉपिक का दैट इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शंस हम कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग केमिकल रिएक्शंस जो है कराते हैं। किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है जी, और तो सेल के ऊपर जो है बहुत थोड़े से चांसेस हैं कि वहां पे हमारा उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय, या उसकी वर्किंग बताओ कि यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या ये हो सकता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो मे भी पूछा जा सकता है, मे भी पूछा जाता है, मे बी नॉट श्योर। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे मेजर उस पर आते हैं तो दैट इज द फैराडेज लॉ। फिर मैं आपको बता देता हूँ एक बारी होता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे हमारा एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक हमारे अटैकेबल होते हैं और एक नॉन अटैकेबल होते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव होता है उसे हम लोग एनोड बोलते हैं, यहाँ पे एनोड पॉजिटिव हो जाता है। दूसरे वाले में एनोड क्या था? नेगेटिव था। यहाँ पे कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, राइट। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, यहां से हमारा गया एनोड, सपोज करो ये मेरा कॉपर था, अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स ले लिए, ये भी कॉपर रोड था, ये प्योर कॉपर था, ये कॉपर था, दो बताता हूं। तो एनोड में क्या होने वाला है, यहां पे कॉपर था, ये सॉलिड था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होने वाला है। ये +2 चले जाएंगे कैथोड पे, और कैथोड पे जाने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज द अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स। तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंप्योर था, इंप्योर कॉपर, और यहां पे इसकी इंप्योरिटीज जो है नीचे फाइंड आउट, इंप्योर कॉपर। ठीक है, तो ये अटैकेबल इलेक्ट्रोड के साथ हमने रिएक्शन किया, अटैकेबल इलेक्ट्रोड। इन केस अगर हमारे नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड रहते हैं, नॉन अटैकेबल, तो हम लोग उसकी कहानी करते हैं। सपोज करो हमने क्या किया, NaCl एक सॉल्ट लिया, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमने शुरू किया। ये एनोड था, ये कैथोड था। यहां पे हमारा जो हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया दैट इज द NaCl सॉल्यूशन। अभी क्या होगा, एनोड पे कुछ रिएक्शंस होंगी। क्या रिएक्शन होंगी एनोड पे? अब देखो बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिव प्लेट है, तो इसके पास नेगेटिव आयंस जाएंगे। एक OH नेगेटिव आयन है और एक Cl नेगेटिव आयन है, तो वो इन दोनों की तरफ मूव करेंगे। कैथोड पे भी 2 आयन पॉजिटिव हैं, एक सोडियम Na+ है और एक H+ है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई जाएगा। अब कौन जाएगा वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होएगा हमारा किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है या किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम इज अ मेटल, तो उसका माइनस में था, हाइड्रोजन का 0 था, तो इन दोनों में से पोटेंशियल किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहां पे कैथोड के पास पहुंच जाएगा।
और इन दोनों में अगर हम OH नेगेटिव और Cl माइनस को देखें तो Cl माइनस का ज्यादा है तो Cl पहुंच जाएगा। तो एनोड पे क्लोरीन था, अब क्लोरीन Cl माइनस आयन पॉजिटिव आयन की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 क्लोरीन थे तो वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के। तो मतलब क्या हुआ, यहां से जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्लोरीन गैस हमारी इवॉल्व होती है कहां से, एनोड से। और कैथोड पे क्या होएगा, 2H, यहां पे 2H प्लस थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाएगी। तो मतलब कैथोड से हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब बचा क्या एंड में, OH बच गया यहां पे और Na बच गया। तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, बेसिक हो जाएगा। ओवरऑल सोल्यूशन इज बेसिक, क्योंकि 2 आयंस बचे थे, एक Na बचा और दूसरा क्या बचा, OH, NaOH। समझ आ गया, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है भाइयों बहनों? ठीक है, तो ये होते हैं हमारी इलेक्ट्रोलिसिस जो मैंने अभी आपको बताया, बट रेयर ऑफ द रेयर चांस है कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज द फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ पे चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जहां तक है इन्हीं पे ही क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, छोटे छोटे 1-1 मार्क में, 2-2 मार्क में जो है क्वेश्चन फैराडेज लॉ पे पूछे जाते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट जो लॉ है वो क्या बोलता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरा डिपॉजिटेड होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। तो W इज इक्वल टू Z इंटू Q और Z इंटू I इंटू टी। Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, Z इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब Z का एक और फॉर्मूला भी होता है 96500 अपॉन E अपॉन 96500। ठीक है, Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500, यही होता ना, यस, Z इज इक्वल टू E अपॉन 96500। क्लियर है जी ये फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला हालांकि हमने यूज नहीं किया था, जब मैंने आपको पहले कभी कराए थे तब मैंने ये फॉर्मूला आपको यूज करवाया था। ठीक है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस फॉर्मूला की। फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है कि व्हेन दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम, द masses of the substance deposited that is directly proportional to their equivalent masses। ठीक है, ये सेल 1 था, ये सेल 2 था, यहाँ पे W1 मास डिपॉजिट हुआ, यहाँ पे W2 मास डिपॉजिट हुआ, तो W1 बाई W2 दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ अनदर। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकलती हैं? इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का हम कैसे निकाल सकते हैं? एटॉमिक मास अपॉन इट्स वैलेंसी। ठीक है जी, इक्विवेलेंट मास अपॉन इट्स वैलेंसी। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर भी बेस्ड रेयर ऑफ द रेयर है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं इसके क्वेश्चंस। मैंने लास्ट क्लास में कराया भी था आपको, न्यूमेरिकल वाली क्लास में। न्यूमेरिकल जिसको करने होंगे बहुत ज़्यादा वाले, तो वो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लेना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, 1 शॉट में मैंने कराए हैं, 1 शॉट में सॉल्यूशंस के, 1 शॉट में केमिकल काइनेटिक्स के, 1 शॉट में ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अब देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। या वो छोड़ो, अब वो क्वेश्चन बोलता है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को to deposit 1 mole of aluminium, what amount of charge is required, या what amount of electricity is required। अब देखो एल्यूमिनियम है बेटा, एल्यूमिनियम के इसका
एल्यूमिनियम +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके बाद Al सॉलिड में कन्वर्ट होएगा। तो कितना फैराडे चाहिए इसे? 3 फैराडे। 3 फैराडे क्यों? क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे। ऐसे ही हम कैल्शियम की बात करेंगे तो वो कितना करेगा? 2 फैराडे। सोडियम की बात करेंगे तो वो कितना लेगा? 1 फैराडे। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे उतने हम फैराडे ले लेंगे। यहां पे सोडियम में 1 थे तो 1 फैराडे आ गया, कैल्शियम में 2 थे तो 2 लिख दिया, एल्यूमिनियम में 3 थे 3 लिख दिया। अब सपोज करो भाइयों बहनों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमें Cr2O7 -2 से Cr+3 पे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब उसने बोला, एक इक्वेशन दिया कि इससे इतने कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए यहां से यहां जाने में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम का। इट विल बी +6, यहां से गए तो +3, राइट। कितने चाहिए हमें? 3। बट यहां पे कितने क्रोमियम है? 2। और यहां पे कितने? 1। तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 क्रोमियम के लिए मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मेरे को यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। तो कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 6 फैराडे। क्लियर हुआ? ऐसे ही सपोज करो हम उन्होंने बोला MnO4- था, Mn+2 तक जाना है, कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 5 फैराडे। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +7, यहां पे +5, तो 5 फैराडे चाहिए भैया इसको डिपॉजिट कराने के लिए। क्लियर हो गया? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं कि कितने फैराडे चाहिए हमें यहां पे। क्लियर है? हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कराने के लिए कितने फैराडे चाहिए? 2 फैराडे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 एक के लिए 2 चाहिए, तो 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा 1 मोल के लिए। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए, इसके ऊपर बेस अभी हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। यस, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, A solution of copper sulfate is electrolyzed between, NCERT का सॉल्ट एग्जाम्पल अभी है, 2014 में भी आए। A solution of copper 2 sulfate is electrolyzed between copper electrode by a current of 10 ampere exactly for 1 hour. What changes occur at the electrodes and in the solution? ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A solution of copper sulfate, अब कॉपर सल्फेट को हमने इलेक्ट्रोलाइज किया बिटवीन कॉपर इलेक्ट्रोड्स बाय करंट ऑफ 10 एम्पियर फॉर 1 आवर। करंट जो दिया हुआ है भैया 10 एम्पियर गिवन है, टाइम गिवन है हमें 1 आवर, उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 × 60 हो जाएगा, तो 3600 सेकेंड्स आ गया हमारा। फाइन। और उसके बाद हमने क्या किया, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होने वाला है, तो Q विल बी इक्वल टू I इंटू टी, दैट विल बी इक्वल टू 3600 इंटू 10, 36,000 कूलम्स। क्लियर है भाइयों? समझ आ गया? अब देखो, कॉपर को लेते हैं, कॉपर सल्फेट था तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। हम इसे लिखते हैं कि कितने कितने फैराडे चाहिए होगा इसको डिपॉजिट कराने के लिए 1 मोल के लिए? 2 फैराडे, मतलब 2 × 96500 कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट कॉपर। कितना? 63.5 ग्राम्स। 63.5 कॉपर का एटॉमिक मास है। 1 कूलम के लिए कितना होगा? 63.5 अपॉन 2 × 96500। उन्होंने बोला 36,000 कूलम के लिए कितना होगा? इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? कर रहे हैं, जरा सॉल्व क्या आ रहा है। यूनिटरी मेथड लगाना है भाइयों, यूनिटरी मेथड लगाओगे क्वेश्चन हो जाएगा। कितना आ रहा है? 118.44।
एक कम आएगा बेटा, 118 तो आ ही नहीं सकता ना, उससे पहले है ये 96,500 है, तो यहाँ पे तो 36,000 है, 11.84 आ रहा होगा, 63.5 है, 11.84 ग्राम्स आएगा, ठीक है, 11.84 ग्राम्स आएगा। क्लियर है? इसके ऊपर 2009 में भी क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपको करा दे रहा हूं। नहीं ये तो सिंपल है। ओके, सीरीज वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, वहाँ वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो बाकी तो कोई एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से, तो वो मैंने आपको करा दिए हैं। सिंपल ऐसे से ही क्वेश्चन आने वाले हैं, यूनिटरी मेथड, बाकी दूसरे वाली वीडियो में जाके देख लेना, राइट। उसके बाद कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, कंडक्टेंस के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा। कंडक्टेंस क्या होता है, कैसे होएगी कंडक्टेंस की बारी। अब देखो, रेजिस्टेंस का उल्टा जो है दैट इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा जो है दैट इज कंडक्टेंस, ठीक है। इनके ऊपर बेस्ड कोई थ्योरी तो नहीं आएगी, डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले में यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। कंडक्टेंस C इज इक्वल टू 1/R, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक में G दिया हुआ है कंडक्टेंस को, देखना जरा, तो वहां पे इसे कंफ्यूज मत करिएगा, कंडक्टेंस एंड G, ठीक है। कंडक्टेंस C है, वहां पे G दिया हुआ है, तो दोनों में से एक ही बात है, C और G को अगल बगल कर लीजिएगा, ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द specific resistance, L is the length of the conductor, A is the area of conductor, fine, R is the resistance। क्लियर हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसे रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हो आप, क्लियर है? तो यहां पे मैं कुछ फॉर्मूले लिख दे रहा हूं, कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज इक्वल टू, वो छोड़ो, यहां से हम डायरेक्टली निकाल लेंगे यार। अब कापा क्या होता है, कापा इज इक्वल टू 1/रो होता है, ठीक है जी। अब देखो C इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R, विच इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो L अपॉन A। अब जो L अपॉन A होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, जिसको हम G स्टार से भी डिनोट कर देते हैं, क्लियर है? तो यहां पे क्या हो गया, C इज इक्वल टू 1/रो की जगह हम कापा लिख सकते हैं एंड G स्टार लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, ठीक है। अगर हम यहां पे इसे ऐसे ले लेते हैं तो इट कैन बी C इज इक्वल टू 1/रो इंटू 1/G स्टार, सो सेल कांस्टेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो दोनों में से कोई भी चीज आप ये यूज कर सकते हो, इन्हीं फॉर्मूला से ही हमें निकालना है, ठीक है। इधर से इधर, इधर से इधर, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। हो सकता है कंडक्टेंस ना गिवन हो, तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, 1/R लिख सकते हैं,
रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस का उल्टा क्या था, रेजिस्टेंस, 1/R आ जाएगा और वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा कि भैया क्या होने वाला है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज लैम्डा एम। लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय सी। क्लियर है। अब देखो, अरे कुछ नहीं है यार, यहां से बस आपको ये चीज मालूम है, ये भी चीज मालूम है और जी स्टार भी मालूम है। आपको सिर्फ जंबल चीजें गिवन होंगी वो निकाल लेना। ठीक है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय सी। लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टिव, कापा इज द कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक, कंफ्यूज मत करना यार, एक ही बात है ये, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ठीक है, सी इज द कंसंट्रेशन, सी इज द कंसंट्रेशन। तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल देना है। फॉर्मूला यही रहेगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय सी। जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे सब में यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखो, इसका एक क्वेश्चन कराता हूं एनसीईआरटी वाला, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होएगा वो। सॉल्ड एग्जांपल करा रहा हूं। यहां पे दिया गया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 m KCl इज 100 ohms। अभी कंडक्टिविटी सेल नाम की भी एक चीज होती है भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो चीज हमने छोड़ दी है, मैं अभी बता देता हूं आपको, पहले उससे पहले ही बता देता हूं। अब देखो, लिक्विड है ना, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भरा था, उसका क्या निकाल रहे थे हम, रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कुछ ना कोई चीज उसकी जो थी वो हम फाइंड आउट कर रहे थे। क्लियर हुआ। अब ये कैसे निकलने वाली है इस चीज को समझिएगा, राइट। कैसे निकलेगी उस चीज को हम लोग समझते हैं। ओके, अब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को मेरे को इसे निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। सपोज करो, कैसे निकालूंगा भैया, किसी भी एक चीज का रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूं, लिक्विड है वो, लिक्विड का रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने लोगों ने पढ़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मालूम है ये सब चीजें आपको, क्लियर है। हमने क्या किया, एक इसे व्हीटस्टोन ब्रिज में लगाने की कोशिश करी। अब सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी भाइयों बहनों, कि ये तो लिक्विड है, लिक्विड को हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज से कैसे लगा सकते हैं। पहली चीज क्लियर होगी कि भैया हम लोग यहां पे कैसे इसे कनेक्ट करें। ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। पहली प्रॉब्लम नंबर 1 जो हम यहां पे लिख देते हैं, व्हाइल कंडक्टिंग, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को मुझे कनेक्ट करना है विद द व्हीटस्टोन ब्रिज। पहली प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, हाउ टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन टू व्हीटस्टोन ब्रिज। क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या कर रहे थे, एज अ मेटल यूज कर रहे थे, मेटल कंडक्टर था उसको लगाते थे, उसका रेजिस्टेंस हम निकाल लेते थे। क्लियर है। तो पहली प्रॉब्लम ये आ गई, कैसे हम उसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे कैसे उसे कनेक्ट करें। दूसरी प्रॉब्लम आएगी, इफ वी पास डायरेक्ट करंट डीसी टू एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। कॉम्पोजिशन चेंज, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस किया हमने, NaCl डाला था, NaCl डालने की वजह से कुछ और ही नई चीज बन गई थी, NaOH बन गया था।
राइट। अब इन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, स्पेशली डिजाइंड कंडक्टिविटी सेल बनाए, स्पेशली डिजाइंड कंडक्टिविटी सेल which helps to connect an electrolytic solution to the bridge। ठीक है, ऐसे कोई हमने बनाए, कांच के बनाए, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, राइट। तो हम उसे कनेक्ट कर पा रहे थे, इसकी लेंथ भी मालूम है, इसकी एरिया भी मालूम है, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, तो वो तो फिक्स आ गया। तो मैंने बताया आपको सेल कांस्टेंट L/A, वो इसी वजह से कांस्टेंट है क्योंकि इसकी लेंथ है, और जो एरिया है वो जो एक बार बन गया उसके बाद थोड़ी करोगे, है ना, तोड़ के दोबारा तो नहीं जोड़ सकते उसे। तो कंडक्टिविटी सेल में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भर देते हैं, तो उसका L/A जो आ गया कांस्टेंट आ गया। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अगर हम डीसी पास कर रहे थे तो उसका क्या हो रहा था, कंपोजिशन चेंज हो रहा था। सो वी विल यूज AC, alternating current, in place of DC। उसकी वजह से कुछ नहीं हो रहा था। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो 2 प्रॉब्लम आ रही थी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो हमने यहां पे क्या किया, 2 प्रॉब्लम लिखी और उनके आंसर्स भी लिख दिए कि कैसे हमने उन्हें रिजॉल्व किया। अब यहां पे अननोन रेजिस्टेंस कौन था ना, मेरा R2। तो यहां पे हमने इसे बैलेंस करने के लिए क्या किया, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो R2 किसके बराबर आ जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू R1/R4/R3। ये फॉर्मूला आ गया, इससे हमें अननोन रेजिस्टेंस पता लग गया। जो हमने कंडक्टिविटी सेल लिया था, यहां पे लगाया कंडक्टिविटी सेल, यहां पे जो कंडक्टिविटी सेल लगाया था उसका रेजिस्टेंस जो था हमें पता चल गया। समझ आया, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, एनीबॉडी? चलें आगे। ओके, अब जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जो एनसीईआरटी का जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जो आपकी बुक में है, अगर आप उसे देखते हो तो वहां पे लिखा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए जरा ध्यान से। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 m KCl इज 100 ohms। If the resistance of the same cell when filled with 0.02 m KCl solution is 520 ohms। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझिए भैया। एक हमने कंडक्टिविटी सेल लिया, कंडक्टिविटी सेल जो मैंने बताया वो एक बार बन गया, उसकी लेंथ और एरिया जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। अब हमने क्या किया, एक सोल्यूशन डाला 0.1 m KCl, उसका रेजिस्टेंस निकाला तो 100 ohms आ रहा है। उसके बाद उसी सेल को हमने फिल किया विद 0.02 m KCl सोल्यूशन से, उसका रेजिस्टेंस जो आ रहा है दैट इज 520 ohms। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, राइट, कंडक्टिविटी निकालनी है हमें, कापा निकालना है, एंड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला लगेगा of 0.02 m KCl solution, conductivity of 0.1 m KCl solution is 1.29 into 10 raised to power minus 2 ohm inverse centimeter inverse। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन समझिए, इन्होंने ये कंडक्टिविटी सेल लिया, सपोज करो यही कंडक्टिविटी सेल यहीं पे रखा हुआ था, यहीं पे इसे ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, 0.1 m KCl सोल्यूशन लिया, उसका रेजिस्टेंस कितना है भाइयों, 100 ohms। इसके बाद हमने 0.02 m KCl लिया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 520 ohms। क्लियर है, 0.02 m सोल्यूशन लिया तो उसका कितना आ गया रेजिस्टेंस, 520 ohms आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका जो मोलर कंडक्टिविटी, नहीं कंडक्टिविटी जो है, कापा जो है दैट इज 1.29 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, राइट। क्लियर हो गया। अब हमारे पास कंसंट्रेशन भी है, कापा भी है और रेजिस्टेंस भी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सेल के लिए
एल अपॉन ए निकालेंगे विच इज जी स्टार, सेल कांस्टेंट हम निकालेंगे। अब देखो एक चीज ध्यान दीजिए, कापा और आर के बीच में कोई रिलेशन है? कापा और आर के बीच में रिलेशन है। सपोज कर लिया आपको नहीं आता भैया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये तो हमने सेल कांस्टेंट लिख दिया, मेरे को चाहिए था सेल कांस्टेंट, तो ये सेल कांस्टेंट आ गया। रेजिस्टेंस है, अब रो नहीं चाहिए मुझे, यहां पे रो की जगह क्या होना चाहिए? कापा होना चाहिए। तो यहां पे कापा लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन कापा, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कापा, ये एल अपॉन ए आ गया, ये तो सेल कांस्टेंट ही था जो मुझे चाहिए था। तो सेल कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला आ गया बेटा? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इंटू कापा। समझ आया ये? रेजिस्टेंस हमें गिवन है 100 इंटू कापा कितना गिवन है? 1.29 इंटू 10 रेज टू पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? यहां पे ओम था तो ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा भैया हमारा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या आ गया? सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए। यूनिट्स भी देखो सही है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? सेंटीमीटर, और इसके क्या होते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, दिस इज सेल कांस्टेंट। अब ये जो सेल कांस्टेंट है इसके अंदर मैं कोई भी चीज डालता हूं, चाहे मैं यहां पे 0.1 m सोल्यूशन डाल रहा हूं या मैं 0.02 डाल रहा हूं, तो वो एक ही चीज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आएंगे, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो एल अपॉन ए तो कांस्टेंट रहने वाला है। अब इस सेल के लिए उन्होंने बोला था हमें क्या निकालना है? उसकी कंडक्टिविटी, इसका कापा भी निकालना है और उसकी लैम्डा एम भी निकालनी है। निकल जाएगा। अब देखो दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसका कापा निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस भी है, कापा चाहिए। सो कापा विल बी इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर। लिख सकता हूं भाइयों, ये वाले फॉर्मूला से मैंने निकाल दिया, कापा विल बी इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन आर। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 1.29, और आर की वैल्यू कितनी है उसके लिए? 1.29 अपॉन 520 ओम्स। इसको सॉल्व करिए, कितना आता है? इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.49 इंटू 10 रेज टू पावर -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? 2.49 इंटू 10 रेज टू पावर -3 ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? कापा आ गया। अब इसके बाद मुझे लैम्डा एम निकालना है। लैम्डा एम के लिए फॉर्मूला क्या है? लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी। कापा की वैल्यू 2.49 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ये 1000 था तो 10 रेज टू पावर 3 लिख दिया, अपॉन में सी। सी की वैल्यू कितनी थी? 0.02। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आएगा? इसका डेसिमल हटाते हैं तो 249/2, 124.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, दिस इज द यूनिट। ये आंसर आ गया हमारा 124.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। या हो सकता है आप यहां पे ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर है? दोनों तरीके से लिख सकते हो। ये आंसर आ गया, समझ आया? इस टाइप के जो है क्वेश्चंस यहां पे आपको मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन भी है, सॉल्व्ड एग्जांपल, वो भी ऐसा ही है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 m मोल्स पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 ओम्स। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है जी। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकलता है सर्कल का? मतलब पाई आर स्क्वायर, उससे सरफेस एरिया आ जाएगा। ए एल अपॉन ए निकालना था, ए चाहिए था मुझे, तो ए कैसे आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर से। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें। लिख लीजिए वो क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जो दूसरा सॉल्व्ड एग्जांपल है वो कर लीजिएगा। ठीक है? उसमें सिर्फ एक ही ट्विस्ट दिया गया, पाई आर स्क्वायर वाला, और कोई ट्विस्ट जो है वहां पे नहीं है, पाई आर स्क्वायर जो है। ठीक है ना? हो सकता है नॉन मेडिकल वालों को वो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ना पता हो, क्योंकि मैथ्स उनके पास नहीं है, बट वो क्वेश्चन कर लीजिएगा,
है ना, क्लियर है। तो ये वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है, एक टॉपिक बचता है, दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ग्राफ्स कर लीजिएगा, ठीक है, छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, ग्राफ नहीं इस चैप्टर के नहीं है, वो तो सिंपल वाले ग्राफ हैं जिसके अंदर हमें कंडक्टिविटी के ऊपर दिया हुआ है, ये लैम्डा एम दिया हुआ है, ये रूट सी का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा आएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ ऐसा आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम क्या करते हैं, जैसे हम निकालते हैं एक्स्ट्रापोलेशन करके हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसकी हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, फाइन। तो ये हो गया। अब इसके बाद अभी मैंने बोला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बट एक तरीका है कोलरोश लॉ, उसको यूज करके हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कोलरोश लॉ यूज करके हम लोग उसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन गिवन है, सिंपल ही क्वेश्चन आता है इस पे। उसने क्वेश्चन बोला कि लैम्डा एम जो है वो CH3COOH की निकाली है, दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उसने वहां पे लैम्डा एम नॉट CH3COONA की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा एम नॉट HCl की दी हुई है, लैम्डा एम नॉट NaCl की दी हुई है, ठीक है जी। लैम्डा एम HCl की दी हुई है वैल्यू 426 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, NaCl की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज 126 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और CH3COONA की दी हुई है वैल्यू 91 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसकी हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने वही बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते, तो निकालने के लिए क्या होगा, देखो यहां पे लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस एंड लैम्डा एम नॉट H प्लस, इसको तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा, लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस में और लैम्डा एम नॉट Na प्लस में। इसको तोड़ते हैं तो लैम्डा एम नॉट H प्लस एंड लैम्डा एम नॉट Cl माइनस, ये जाएगा लैम्डा एम नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। क्लियर हुआ। ये तीन की मुझे गिवन थी, इसकी चाहिए थी। अभी देखिए यहां पे मेरे को ये वाला आयन चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ये वाला आयन नहीं चाहिए, ये वाला आयन चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, लैम्डा एम नॉट CH3COONA प्लस लैम्डा एम नॉट HCl प्लस लैम्डा एम नॉट NaCl माइनस NaCl, ठीक है। यहां से Na निकला एक्स्ट्रा, यहां से Cl निकला, वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू 91 प्लस 426 माइनस 126, 391 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आ गया। अगर सपोज करो वो बोलता है कि कैल्शियम क्लोराइड की निकाल के दिखाओ, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम की +2 दी होगी, कुछ लेट से 346 दी हुआ है, वैसे ही रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल समझाने के लिए बस। अब क्लोरीन को भैया 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लोरीन की उसने दे दी 36 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लेट से। तो भैया जब इसकी CaCl2 की निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, Ca+2 और 2Cl माइनस करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 346 प्लस 36 इंटू 2, ठीक है। जितना आयन जितनी बारी आया होगा उतनी बारी मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मत करिएगा कि CaCl को ऐड किया और खत्म हो गया, गलत हो जाएगा आंसर। जितना कोई भी एक आयन जितनी बारी मल्टीप्लाई, जितनी बारी वो टाइम्स दिया हुआ है उतनी बारी उससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो ये आता है। अब एक और चीज बचती है, दैट इज द अल्फा, वो है हमारा डिग्री ऑफ
आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक है वो कि कोई भी एक जो आयन था, ये जो इलेक्ट्रोलाइट था, कितना मेरा डिसोसिएट हुआ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। और उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इंफिनिटी, या हम लिख देंगे लेमडा एम नॉट। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने ये निकाली, और ये लेमडा एम कैसे निकाला था हमने, पहले कापा इंटू 1000 बाई सी। इसका भी क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन होएगा। एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल ही करा रहा हूं, पहले भी कराया, अब भी दोबारा से वही जो है क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं। एक क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी का, ये 2009 में भी आया, 15 में भी आया, आईसीएसई में आया। At 298 Kelvin, the specific conductance of 0.1 m acetic acid solution was found to be 0.00163 ohm inverse centimeter inverse. Calculate the degree of dissociation and dissociation constant of acid if its molar conductance at infinite dilution is 390.7 ohm inverse centimeter square per mole. कुछ इस टाइप का जो है हमें क्वेश्चन गिवन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लीज भाइयों बहनों कर जाइएगा, उसमें से चांसेस होते हैं कि वैसे ही क्वेश्चन आ जाए। अगर आपने वो किए होंगे तो कुछ भी नहीं करके जाना ना, तो जो मेरी वीडियोस हैं वो कर जाना, और एनसीईआरटी, वैसे तो एनसीईआरटी उसमें सारे ही हैं, कर जाना, हो जाएगा, उतने में भी फंस जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। राइट, चलिए अब 298 केल्विन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज जीरो ऑफ कापा गिवन है हमें, कितने का, सी दिया हुआ है 0.1 m इज 0.00163 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमें वैल्यू गिवन था। उसके बाद कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना है। ठीक है, ये सारी चीजें दे दी। अब हमें क्या चाहिए, लैम्डा एम निकालना है। लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता, कापा इंटू 1000 बाय सी, 0.00163 इंटू 10⁻³ अपॉन सी 0.1, कितना आएगा ये, लैम्डा एम विल बी इक्वल टू 16.3 सीमेंस या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ गया। अब उसके बाद उसने बोला कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा एम इन्फिनिटी उसने गिवन है 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अल्फा निकालना भैया, अल्फा विल बी इक्वल टू 16.3 अपॉन 390.7, यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे इसके, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इट कम्स टू बी 0.0417। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अब उसने बोला एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, मतलब के ए निकालना है। उसका फॉर्मूला वही होएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी का कंसंट्रेशन, सी कितना था 0.1 इंटू 0.0417 इंटू 0.0417 अपॉन में 1 ही रख लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और ये आ जाएगा 1.74 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है जी, क्लियर है। अल्फा आ गया, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, वैल्यूज पुट किए, अल्फा डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला, हो गया। क्लियर है। हो सकता है ये आपको ना दिया हो सकता है ये आपको ना दिया हो। अब वो हो सकता है क्या दिया हो, लैम्डा एम CH3COO माइनस दिया हुआ है, लेट्स से 340, और लैम्डा एम नॉट H प्लस दे दिया 50.7। क्लियर हुआ। अब CH3COH को निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन आयंस को ऐड करना पड़ेगा। इन आयन को ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा 390.7 जो गिवन था।
वैसे ही रैंडम वैल्यूज ली हैं भैया, ऐसे होती नहीं है, अपनी मर्जी से ले लिए मैंने वैल्यूज, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, हो सकता है उसने अभी तो क्वेश्चन में इकट्ठी दे दी थी कि भैया इस CH3COH का इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ये है, अगर हुआ उसने कोई और आयन दिया हुआ था A और B के अलग अलग था, यहाँ पे सॉल्ट ना देके, मतलब नाम ना बता के A दे दे और B दे दे, दोनों की अलग अलग बताई हुई है, तो हमें क्या करना था, दोनों को ऐड करना था, A प्लस एंड लैम्डा m0 B माइनस। सपोज करते वो फॉर्मूला AB2 दे देता, तो क्या करते हम लोग, ये B2 था तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हम इसमें। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, जितनी बारी वो आयन लिखा होएगा उतनी बारी उसकी जो वैल्यू गिवन होएगी उसे मल्टीप्लाई करते रहिएगा, तभी ये बात बनेगी। ठीक है, और इस चैप्टर में जो आखिरी चीज बचती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बैटरीज। भैया बैटरी करके जाइएगा, क्योंकि बैटरी के बिना जिंदगी अधूरी है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, छोड़ के मत जाना, 2-3 पेज ही हैं, ये मत सोचना कि 2-3 नंबर जाएंगे, ये छोटे छोटे मार्क्स ही आपको पार लगाएंगे। ठीक है, फ्री के नंबर है ये, फ्री के, जैसे मैंने पहले कल किया था वो पॉलीहैलोजन कंपाउंड से, ठीक है, मिथेनॉल इथेनॉल के बारे में डिस्कशन किया था, उनके टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था, वो सारी चीजें फ्री के नंबर हैं यार, जाके उसे करो, छोड़ो मत। ठीक है, चलिए ये चैप्टर भी हो गया हमारा।